स्टेरॉइड से लोग डरते हैं, बट स्टेरॉइड खाने में लोग नहीं डरते। अब बहुत से, जैसे मैं इटारसी बहुत जाता हूँ, बैतूल बहुत जाता हूँ, मेरे पेरिफेरल ओपीडीज, राइट, वहाँ पे मैं पेशेंट्स के दूसरे डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस देखता हूँ तो वहाँ पे स्टेरॉइड ऐसे बांटते हैं जैसे पैरासिटामोल बांटते हैं। राइट, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, स्टेरॉइड विल गिव यू इंस्टेंट रिलीफ। आप 2 दिन स्टेरॉइड खाओगे, आपको ऐसा लगेगा पूरी बॉडी में जाना, सुपरमैन बन गए। सुपरमैन बनते हैं। मैंने अभी 6 महीने पहले एक महाराष्ट्र लेवल के वॉलीबॉल प्लेयर था जिसका 7 बार शोल्डर डिसलोकेट। माय गॉड। द पेशेंट केम फ्रॉम मुंबई ऑल ओवर टू नागपुर फॉर एन आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ड रिपेयर। हमने 2 चीरे के साथ उसका बैंकार्ड जो कैप्सूल होता है वो रिपेयर किया, एंड विद इन 6 मंथ्स पेशेंट इज बैक ऑन ट्रैक, खेल रहा है आज। नाउ द प्रॉब्लम इज यू कैन नॉट प्रॉमिस 100% रिजल्ट्स। राइट, पेशेंट का पूरा वेट लॉस 2 महीने में नहीं होने वाला, पेशेंट को भी खुद को कॉन्शियसली चीजें करनी पड़ेंगी, तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस की 6 मंथ्स। बट 51 ईयर्स में आप नी रिप्लेसमेंट नहीं करना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। A knee replacement surgeon doesn't do arthroscopy. Sometimes an arthroscopy surgeon does not do a knee replacement surgery. तो वो सारे पेशेंट के पास ऑप्शंस दे नहीं पाते। करेक्ट। तो फॉर मी, पेशेंट शुड बी वेल अवेयर कि उसके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और फिर पेशेंट को चूज करना चाहिए कि उसको किस पे जाना है। राइट। इंस्टेड कि पेशेंट को पेन हो और आपने डायरेक्ट लास्ट नी रिप्लेसमेंट करा लो, ठीक हो जाओ। Hi sir, welcome to Off the Script. It's a pleasure to have you. I think we have had multiple discussions in the past, and आज टॉपिक थोड़ा हटके है, टॉपिक थोड़ा अलग है। हमने जनरली सर्जरी बहुत सारी बातें की है अभी तक, बट आई थिंक इट इज टाइम कि हम व्हाट आर द ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम सर्जरी भी थोड़ा सा वी शुड शेड सम लाइट, एंड आई थिंक दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑल्सो। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आई हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स कि लोगों के दिमाग में ये एक बड़ा डिलेमा होता है कि नी पेन या हिप पेन या जॉइंट पेन मतलब सर्जरी ही। तो आपके पास ज्यादातर लोग किस तरह से, किस टाइप के क्वेश्चन लेके आते हैं कि उनको सर्जरी रिलेटेड क्वेरीज होती है या उनको सर्जरी अवॉइड करने रिलेटेड क्वेरीज होती है? तो देखिए, कोई भी पेशेंट सर्जरी नहीं चाहता, कोई भी डॉक्टर अगर वो खुद भी पेशेंट है तो वो सर्जरी नहीं चाहता। पेशेंट्स हमारे पास तभी आते हैं जब उनको कोई पेन होता है, या फिर जो उनके घर के जो भी नुस्खे होते हैं वो फेल हो जाते हैं और उसके बाद भी उनको पेन परसिस्टेंट रहता है। पेशेंट आपके पास इस उम्मीद से आते हैं कि आप नॉन सर्जिकल वे में उनके दर्द को ठीक कर दीजिए। अब क्या होता है, नी आर्थराइटिस इज अ वेरी लंबा प्रोसेस है। वो एक स्टेज वाइज चलता है। एकदम से आपको एक दिन में ग्रेड 4 आर्थराइटिस नहीं हो सकता। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर इट टू कन्वर्ट टू ग्रेड 4। इनिशियल स्टेजेस में अगर हम आर्थराइटिस या कोई भी आर्थरोसिस पकड़ लेते हैं नी का, बेसिकली आर्थराइटिस नी की सूजन है जो बहुत जल्दी एज के कारण बढ़ने लगती है। उसके और भी कई कारण होते हैं जिसके कारण वो कम एज में शुरू हो सकता है, जिसे हम सेकेंडरी आर्थराइटिस बोलते हैं। बट आप बहुत इनिशियल स्टेजेस में डेफिनेटली नी पेन, हिप पेन बिना सर्जिकल वे से ट्रीट कर सकते हैं, और हम कई पेशेंट्स में वो चीज कर चुके हैं। राइट। सो क्या जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, क्या किस टाइप की मेंटालिटी या किस टाइप की साइकी होती है उनको? व्हाट आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस दैट दे आस्क यू टू, ऑफ कोर्स आउटकम इज अवॉइड सर्जरी? साइकी तो नहीं, पेशेंट डरा हुआ होता है बेसिकली। कोई भी सर्जन के पास जाने से पहले पेशेंट्स, वो जो 4 लोग होते हैं कम्युनिटी में, वो 4 लोग की सुन के आता है कि सर्जरी करानी पड़ेगी, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऑपरेशन के बाद घुटना मुड़ेगा नहीं, आप पूरी तरह बिस्तर पे आ जाओगे। सो दिस इज वन थिंग दैट आई हैव हर्ड पैन इंडिया, कि मुझे लोगों से सुनने में आया है कि ये सर्जरी फेल हो जाती है। नाउ, लोगों को ये बताना जरूरी है कि आप जितना आपकी डिसीज को डिले करोगे, उतना आपका चांस नॉन सर्जिकल वे, मतलब बिना सर्जरी के ठीक करना, कम होते जाएगा। अब जितनी जल्दी आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएंगे, जितनी जल्दी आप डायग्नोज कर पाएंगे कि आपको तकलीफ क्या है, क्यों आपको दर्द हो रहा है, उतना ज्यादा आपके चांसेस हैं कि आप बिना सर्जरी के घुटने का दर्द ठीक कर पाए। राइट। एंड क्या घुटने के दर्द में या जॉइंट पेन एज अ होल में
when you say कि पहली बार जब पेन होना शुरू हुआ तो the most initial stages of the pain and उसका ultimate other end is replacement surgery, इन दोनों ends के बीच में what are the different available options that people have but they don't know about? सबसे पहले तो घुटने का दर्द सिर्फ आर्थराइटिस नहीं होता। ऑलमोस्ट 15 to 20% ऑफ नी पेन इज आर्थराइटिस। बाकी का एक बहुत बड़ा एक घुटनों का दर्द का कारण होता है, जिसमें लिगामेंट्स होते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के मेटाबॉलिक डिसीजेस होते हैं, जिसमें मांसपेशियों का दर्द होता है। वो सब के कारण भी आपका घुटना दर्द दे सकता है। अगर आप ये सब कंडीशंस को हटा देंगे और इफ अपन सिर्फ आर्थराइटिस की बात करेंगे, जिसका मतलब ये है कि उम्र के कारण आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हुआ है, सबसे पहले हम पेशेंट्स को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सिखाते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब आप कैसे बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी इंजेक्शंस के या बिना किसी सर्जरी के अपना घुटनों का दर्द ठीक कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेट लॉस। आपका घुटना आपके बॉडी वेट से 3 to 4 टाइम्स वेट लेता है एक साइकिल में। जब आप चलते हैं, बैठ के खड़े होते हैं, तो अगर आप 5 किलो वेट भी आपका लूज करते हैं तो आपके घुटने पे से एक बहुत बड़ा प्रेशर निकल जाता है। उसके अलावा हम जॉइंट मोबिलिटी बोलते हैं। मोबिलिटी में आप घुटना जितना यूज करेंगे उतना आपकी मोबिलिटी अच्छी रहेगी और जॉइंट फंक्शनिंग रहेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके घुटने के आसपास की मांसपेशियों में। नाउ जब आप चलते हैं तो आपका थोड़ा वेट हड्डियां लेती है, थोड़ा वेट हड्डियों के आसपास की मांसपेशियां रहती है। अगर आपकी मांसपेशियां वीक है तो हड्डी पे लोड ज्यादा है, अगर आपकी मांसपेशियां स्ट्रांग है तो हड्डी पे से लोड वैसे ही कम होना शुरू हो जाता है। राइट। तो दीज आर सम ऑफ द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो हम पेशेंट को बोलते हैं इनिशियली। नीचे नहीं बैठना, स्क्वाट नहीं करना, इंडियन टॉयलेट्स पे नहीं बैठना, कैसे थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस, वॉकिंग, न्यूट्रिशन पे ध्यान देके, वेट लॉस करके आप घुटनों का दर्द सर्जरी छोड़िए बिना किसी दवाइयों के भी ठीक कर सकते हैं। एंड आई थिंक आई हैव हर्ड, मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए देखा या ये करते हुए देखा है कि जैसे घुटने का दर्द शुरू हुआ वो लोग एक्सरसाइज या मूवमेंट बंद ही कर देते हैं। वो सबसे बड़ी गलती है। और प्रॉब्लम यह है कि कई नॉन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट या वो डॉक्टर्स जो नी हेल्थ को अच्छे से समझते नहीं है, वो एडवाइस करते हैं कि आप चलना बंद कर दो, चलने से पेन बढ़ेगा। ये राइट। सबसे बड़ी मिथ है। राइट। आप अगर चलना बंद कर देंगे तो आपके घुटनों के आसपास की मांसपेशियां और पतली हो जाएगी और आपका पेन बढ़ जाएगा। राइट। सबसे इंपॉर्टेंट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। यू हैव टू बी कॉन्शियस इनफ कि आप खुद होके आपके घुटनों की हेल्थ सुधारें। उसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप ओवरऑल बॉडी की कंडीशन सुधारते हैं तो सिर्फ घुटनों का नहीं, आपके कंधे का, कमर का, सब दर्द धीरे धीरे कम होने लगते हैं। राइट। ये सबसे पहला हमारा पॉइंट रहता है। उसके बाद भी अगर घुटनों का दर्द आपका बना हुआ है, मतलब आर्थराइटिस स्टार्ट हो गया है, तब हम आपको कुछ मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, गोलियां खाने वाली, राइट। जिसमें हम इन्फ्लेमेशन कम करते हैं घुटनों का, आइडियली विथ मेडिकेशंस एंड प्रॉपर फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल। अब मैं प्रॉपर फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि मैं कई पेशेंट्स को जब फिजियोथेरेपी बोलता हूँ वो गलत फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं, या तो वो कायरोप्रैक्टिक, नॉन प्रैक्टिसिंग कायरोप्रैक्टिक, घुटना ज्यादा मोड़ देते हैं, सीधा कर देते हैं जिससे पेन बढ़ जाता है, या फिर फिजियोथेरेपी के नाम पे सिर्फ मशीनें कनेक्ट कर देते हैं आसपास और उसको फिजियोथेरेपी बोलते हैं। सो दैट इज नॉट करेक्ट। राइट। इट हैज टू बी अ मल्टी मोडल थिंग, जहां पे आप टेक्नोलॉजी का प्लस एक्सरसाइजेस का दोनों का रोल रहे हैं। फिजियोथेरेपी का मतलब मशीनें, टेंस नहीं होता। फिजियोथेरेपी का मतलब एक्सरसाइजेस होता है। आपको सही मसल को टारगेट करना है, सही मसल को बनाना है, जिसके बाद आपका इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे कम होगा। राइट। तो ये हमारा सेकंड प्रोटोकॉल है कि अगर लाइफस्टाइल से ठीक नहीं हुआ तो हम थोड़ी बहुत दवाइयां देते हैं। अगर इसके बावजूद पेशेंट को पेन है तो हम तब भी सर्जरी पे नहीं जाते। राइट। आजकल साइंस इतना ज्यादा एडवांस हो गया है, वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स का मतलब यह है कि हम घुटनों में कई प्रकार के इंजेक्शंस दे सकते हैं। अब पेशेंट को यह बात पता होनी चाहिए कि इंजेक्शंस आपका तभी काम करेगा जब आपका आर्थराइटिस या आपकी डिसीज बहुत ही इनिशियल कंडीशंस में है। इंजेक्शंस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक प्लेन स्टेरॉइड इंजेक्शंस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस होते हैं। सेकंड हाइल्यूरोनिक इंजेक्शंस होते हैं जिसको हम विस्को सप्लीमेंटेशन बोलते हैं। तीसरा या तो पीआरपी कर सकते हैं, और अभी बहुत ही लेटेस्ट इन रिसर्च स्टेम सेल्स है। तो अपन एक एक करके इन पे आते हैं। स्टेरॉइड से लोग डरते हैं, बट स्टेरॉइड खाने में लोग नहीं डरते। अब बहुत से, जैसे मैं इटारसी बहुत जाता हूँ, बैतूल बहुत जाता हूँ, मेरी पेरिफेरल ओपीडीज है, राइट। वहां पे मैं
पेशेंट्स के दूसरे डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस देखता हूँ तो वहां पे स्टेरॉइड ऐसे बांटते हैं जैसे पैरासिटामोल बांट रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, स्टेरॉइड विल गिव यू इंस्टेंट रिलीफ। आप 2 दिन स्टेरॉइड खाओगे, आपको ऐसा लगेगा पूरी बॉडी में जाना, सुपरमैन बन गए। सुपरमैन बन गए। तो डॉक्टर्स को वो जो एक पेशेंट के सेटिस्फैक्शन या तारीफ वाली चीज है ना, डॉक्टर्स उसके आदी हो जाते हैं कि हम स्टेरॉइड दो 5 दिन के लिए, पेशेंट का दर्द वैसे ही खत्म होगा, वो 10 पेशेंट और भेजेगा। But that is just treating the symptoms, right? Not the root cause. नॉट द रूट कॉज। 5 दिन बाद जब पेशेंट को स्टेरॉइड मिलने, और प्रॉब्लम है स्टेरॉइड्स आर अवेलेबल ओवर द काउंटर। Oh God. पेशेंट को 5 दिन अच्छा लगा, 6वें दिन उसने नहीं खाई, 7वें दिन वो फिर से पहुंच जाएगा खरीदने के लिए। एंड इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट मेडिकेशंस। 3 रुपए की गोली आती है स्टेरॉइड की, And तो they are, वो तो वही they are, खा they are खा के addictive, right? दे आर एडिक्टिव। तो पेशेंट को आदत हो जाती है। पेशेंट्स को ये पता नहीं होता कि जब आप सिस्टमिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, आपकी बॉडी अंदर ही अंदर कई प्रकार की हड्डियां गलने लगती हैं, इम्यूनिटी कम होने लगती है, शुगर्स बढ़ने लगती है, इम्यूनिटी आपकी खराब होने के कारण सेकेंडरी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। Right. 1 बट जब आप एक सिंगल डोज ऑफ स्टेरॉइड कोई जॉइंट में, जो एक क्लोज्ड कैविटी है, उसमें देंगे फॉर अ नॉन डायबिटिक पेशेंट जिसके शुगर्स नॉर्मल हैं और जिसका इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, तो इन माय प्रैक्टिस आई हैव रियलाइज कि एक डोज ऑफ स्टेरॉइड से ज्यादा सिस्टमिक इफेक्ट्स पेशेंट्स को नहीं आते, बट वो लोकल इफेक्ट जो रहता है घुटने के दर्द का, वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है। वो स्टेरॉइड जाके आपके क्लोज्ड कैप्सूल में रहेगा, जॉइंट में रहेगा, जिसके कारण जो इन्फ्लेमेशन है वो बहुत जल्दी कम होगा, और उसके बाद आपने अगर अग्रेसिव फिजियो किया, पेशेंट मस्त हो जाता है। Oh, nice. दिस इज वेरी इनिशियल, या फिर कोई सेकेंडरी रोमेटॉइड है, रोमेटॉइड के कारण पेशेंट को बहुत ज्यादा स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन हो गया है, उस केसेस में हम सिंगल डोज ऑफ स्टेरॉइड देते हैं। Got it. सेकंड आता है विस्को सप्लीमेंटेशन। विस्को सप्लीमेंटेशन मतलब आपके घुटनों के अंदर, आपने सुना होगा, ग्रीस होता है। Right. नाउ ग्रीस की जो क्वांटिटी होती है वो हार्डली 2 से 3 ml होती है घुटनों के अंदर। Right. तो हम एक कंपाउंड आता है जिसका नाम होता है हाइलुरोनिक एसिड, Okay. उसके इंजेक्शंस घुटने में देते हैं, जिसके कारण उसके 2 फायदे हैं। एक तो आपका घुटने का ल्यूब्रिकेशन बढ़ता है, तो मूवमेंट आपकी फ्रिक्शनलेस हो जाती है। सेकेंडली, जब आप हाइलुरोनिक एसिड देते हैं तो वो वहां के जो आसपास के कैप्सूल के जो सेल्स होते हैं उनको भी प्रमोट करते हैं कि वो और हाइलुरोनिक एसिड बढ़ाए। बट दिस इज इफेक्टिव ओनली इन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 आर्थराइटिस। कई बार पेशेंट्स ग्रेड 1 ग्रेड 2 के साथ जिनको लिगामेंट इंजरीज होती हैं, अगर वो फिजियोथेरेपी अच्छे से करें तो इट इज treatable. Your arthritis in grade 1 grade 2 not 100% treatable, but to an extent कि आप बिना दर्द के अगले 5 से 10 साल निकाल सकते। So it will delay the progression of the arthritis. Exactly. But आपको समझना पड़ेगा पेशेंट्स क्या गलती करते हैं। मेरे पास भी, उन्हें इंजेक्शन लिया, कल से दर्द खत्म हो गया, दर्द खत्म हो गया तो पेशेंट ने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन छोड़ दिया, फिजियो छोड़ दिया, वेट लॉस पे ध्यान नहीं दिया, वापस से स्क्वाट करना, इंडियन टॉयलेट शुरू हो गया। 1 महीने बाद जब स्टेरॉइड या विस्को सप्लीमेंटेशन का असर कम होगा, पेशेंट विल बी बैक टू जीरो। करेक्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज पेशेंट नॉट फॉलोइंग द कंप्लीट प्रोटोकॉल ऑफ द डॉक्टर। राइट। आपको बताया जाता है कि ये इंजेक्शन लेना है, उसके बाद दवाई लेनी है, कब ठंडे से सेक करनी है, कब गर्म से सेक करनी है, क्या क्या फिजियोथेरेपी आपको नेक्स्ट 1 से 2 महीना करनी है, और उसके बाद क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। राइट। ये पूरा ट्रीटमेंट है। सिर्फ आई थिंक वो कंफर्ट जोन में नहीं बैठता है ना। इंजेक्शन लेना है कंफर्ट जोन में, कि मैं गया डॉक्टर साहब के सामने बैठ गया, इंजेक्शन ले लिया, डन। और इंजेक्शन लेने के बाद पेन कम हो गया तो हम तो ठीक हो गए, सुपरमैन हो गए, करेक्ट, गुड टू गो। 2 महीने बाद वापस आएंगे इंजेक्शन। दैट्स वेरी वेरी मच इन द कंफर्ट जोन, वेरी मच इन द। जब आप और 4 चीजें बताते हो तब दैट डजंट कम इन द कंफर्ट जोन एट ऑल। द प्रॉब्लम इज आर्थराइटिस 60s 70s में होता है। राइट। 2 महीने में जब आपके इंजेक्शन का डोज कम हो जाएगा या फिर से होगा, वो मेरे पास फिर से आते हैं कि फिर से इंजेक्शन दे दो। राइट। नाउ दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। राइट। यू शुड नॉट रिपीट योर इंजेक्शंस इन लेस देन 6 months आइडियली, और स्टेरॉइड है तो नॉट इन 2 years बेसिकली। ओके। क्योंकि स्टेरॉइड कहीं ना कहीं आपके अंदर की कैप्सूल को भी खराब करता है। सो इट इज अ सिंगल डोज ऑफ स्टेरॉइड। यू कैन रिपीट योर हाइलुरोनिक एसिड फॉर प्रॉपर पेशेंट्स हु आर डूइंग ऑल ऑफ द अबव। थर्ड आता है पीआरपी। पीआरपी इज बेसिकली आपके खून के जो भी सेल्स होते हैं जो हीलिंग बढ़ाते हैं, जिनको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं, हम उनका कॉन्सेंट्रेट आपके घुटनों में छोड़ देते हैं वाया इंजेक्शंस, जिसके कारण आपके घुटनों की हीलिंग स्पीड अप हो जाती है। राइट। वो हम बेसिकली जो ग्रेड 2 ग्रेड 3 लिगामेंट इंजरीज होती हैं, बहुत इनिशियल आर्थराइटिस होता है, उनमें देते हैं। बट उसके बाद भी द होल थिंग इज सेम कि आपको क्या क्या करना है कि उसका इफेक्ट ज्यादा रहे। जहां तक लास्ट जो स्टेम सेल्स की बात आई है, नी के स्टेम सेल्स अभी तक
स्टडीज में इतने ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हुए, ओके जबकि जब आप एवियन हिप की बात करेंगे वहां पे उसके रिजल्ट्स काफी प्रॉमिसिंग है। ओके सो स्टेम सेल्स फॉर आर्थराइटिस फॉर मी इज अ नो, ओके but stem cells for avian of the hip in grade 1 grade 2 fantastic results. वाओ ओके So basically ये 4 टाइप के इंजेक्शंस हम पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन एज, शुगर्स, वेट, प्रीमॉर्बिडिटीज क्या क्या है पेशेंट की, एंड पेशेंट्स आर यूजुअली फाइन आफ्टर दैट। राइट एंड this PRP जो term है platelet rich plasma, that is actually I think it is applicable and used for multiple other I think organs and multiple other क्या बोलते हैं specializations also, right? कि सिर्फ ऑर्थो में नहीं PRP सबसे ज्यादा आपने बालों के लिए सुना है, राइट हेयर के लिए PRP देते हैं। सो बेसिकली PRP क्या है, आपके खून I've heard in infertility also, infertility, hair, shoulders, knee, बेसिकली वो आपका जो भी हीलिंग सेल्स हैं उनका एक कॉन्सेंट्रेट है, राइट पूरा की पूरा कॉन्सेंट्रेट बनाओ और जहां पे भी आपको बॉडी की हीलिंग स्पीड अप करनी है वहां पे छोड़ो। Okay. So that is how PRP works. But is it temporary or is it like long term? It is a long term thing. Okay. ये जो PRP है, जैसे steroid is temporary, right? But PRP visco supplementation है therapeutic, मतलब वो treat भी कर रहा है। Okay. उस टाइम पे तो इफेक्ट देगा ही, बट वो जो भी आपकी कंडीशंस है वो ठीक भी करेगा उसके साथ। Nice. Okay. Super. So इतने जो अपन ने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ओरल मेडिकेशंस, इंजेक्टेबल्स, right 70% ऑफ द पेशेंट्स कम इन दिस, कि आप 70% ऑफ द नी पेन पेशेंट्स जिनको डॉक्टर्स पहली बार में नी रिप्लेसमेंट बोल देते हैं, right ये सबसे ठीक हो सकता है। So any examples that you can give us? So I saw a patient, I think last month, पेशेंट को 4 डॉक्टर्स ने नी रिप्लेसमेंट सजेस्ट किया है। पेशेंट वाज ओनली 51 years old, ग्रेड 2 आर्थराइटिस, नी, अ लॉट ऑफ पेन, अपन ने MRI कराया, MRI में ग्रेड 1 टेयर ऑफ द मेनिस्कस था, okay ग्रेड 1 आर्थराइटिस ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ द नी था, बट पेशेंट का वेट बहुत ज्यादा था। वेट के कारण क्या हो रहा था, पेशेंट पूरा की पूरा वजन आपके घुटनों पे दे रहा था, राइट पेशेंट्स को हमने वेट लॉस के लिए प्रमोट किया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सिखाए, वो रोज दिन में 2 बार इंडियन टॉयलेट पे बैठते थे, जिसके कारण उनका इन्फ्लेमेशन बढ़ जा रहा था। हमने वो चीज अवॉइड की, एक्सरसाइजेस शुरू की, इंजेक्टेबल से पेशेंट को शुरू किया, 2 months डाउन द लाइन पेशेंट का 70% पेन कम है। नाइस। नाउ द प्रॉब्लम इज यू कैन नॉट प्रॉमिस 100% रिजल्ट्स, राइट। पेशेंट का पूरा वेट लॉस 2 महीने में नहीं होने वाला, पेशेंट को भी खुद को कॉन्शियसली चीजें करनी पड़ेंगी, तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस की 6 months, बट 50-51 years में आप नी रिप्लेसमेंट नहीं करना चाहिए। करेक्ट because I think we have shed light on the longevity of the knee replacement surgeries also. Your knee replacements can last for an average of 15 to 25 years, correct, sometimes up to 30 years, right, that also depends कि आपका knee replacement कितनी ज्यादा accuracy के साथ हुआ है, right, तो अब 45 से 50 के बीच में भी मैंने कई पेशेंट्स या कई सर्जन्स को नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हुए देखा है, which according to me is wrong. right. नी रिप्लेसमेंट में भी आजकल बहुत सी नई नई चीजें आ गई हैं जो आप पहले पेशेंट्स को दे सकते हैं, या दूसरी टाइप की सर्जरीज आ गई हैं जिसमें आप आपका नेचुरल नी बचा लेते हैं, जिनको हम जॉइंट प्रिजर्विंग सर्जरीज बोलते हैं, राइट। सो द थिंग इज अ नी रिप्लेसमेंट सर्जन डजंट डू आर्थ्रोस्कोपी, समटाइम्स एन आर्थ्रोस्कोपी सर्जन डज नॉट डू अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, तो वो सारे पेशेंट के पास ऑप्शंस दे नहीं पाते। करेक्ट। तो फॉर मी पेशेंट शुड बी वेल अवेयर कि उसके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और फिर पेशेंट को चूज करना चाहिए कि उसको किस पे जाना है, राइट। इंस्टेड कि पेशेंट को पेन हो और आपने डायरेक्ट लास्ट नी रिप्लेसमेंट करा लो, ठीक हो जाओगे। आई थिंक मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी मतलब ऑफ कोर्स दे गो टू अ डॉक्टर विद नी पेन और हिप पेन और जॉइंट पेन एंड दे आर एडवाइज्ड सर्जरी, दिस आई हैव सीन एज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस अक्रॉस इंडिया। सेकंड, आई हैव सीन पीपल जिनको सर्जरी किसी भी हालत में अवॉइड करनी है, दे गो फॉर ऑल्टरनेट मेथोडोलॉजीज व्हिच आर व्हाटएवर ऑन द प्लैनेट। आपने ऐसे कुछ एक्सपीरियंस किया है? बहुत बार। सो पेशेंट्स का माइंडसेट सर्जिकल नहीं होता, पेशेंट जब भी आपके पास आएगा पेशेंट का माइंडसेट होता है अभी तो तकलीफ स्टार्ट हुई थी, दवाई खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा, राइट। नाउ द प्रॉब्लम इज, जैसे मेरे बहुत से पेशेंट्स अगर ये देखेंगे तो वो बोलेंगे कि आपने हमको नी रिप्लेसमेंट बोला है। प्रॉब्लम इज आप मेरे पास बहुत लेट आए हो, पेन शुरू होने के 5 साल बाद, 6 साल बाद। आपने बाकी जगह जब आपके पास टाइम था कि आप ठीक हो जाते, तब आपने या तो कंसल्ट नहीं किया, या आपने उस टाइम पे जो छोटी सर्जरीज थी, जॉइंट प्रिजर्विंग सर्जरीज थी, वो ऑप्ट नहीं की। राइट। अगर आप ग्रेड 4 आर्थराइटिस में है, मतलब घुटना पूरा घिस गया है,
प्लस आपने ये बाकी की सारी चीजें ठीक कर ली हैं, नी रिप्लेसमेंट इज द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी इन ऑर्थोपेडिक्स। या पिछले 50 साल से चल रही है, इंडिया में पिछले 20 साल से चल रही है। पेशेंट सिलेक्शन जरूरी है, पेशेंट कब ऑपरेट कराना चाहता है और कितने अच्छे से ऑपरेट कराना चाहता है। नी रिप्लेसमेंट के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सॉरी, मैं इसीलिए इतने कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ क्योंकि मेरी मदर हैज अंडरगॉन अ रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट 2 months बैक। राइट। तो मुझे पता है कि मैंने उनके पास सारे ऑप्शंस पहले ट्राई किए थे। जब आई वाज श्योर कि सारे ऑप्शंस फेल हो गए हैं, देन वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट। नाउ शी इज फाइन, कंप्लीटली फाइन। तो नी रिप्लेसमेंट मैं नहीं बोल रहा गलत है, नी रिप्लेसमेंट हर पेशेंट में हर स्टेज में गलत है। तो मैं आपको वो भी पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने आपकी मॉम का एग्जांपल दिया, वैसे एनी अदर केस जहाँ पे आपने ही शुरुआत से ग्रेड 1 आर्थराइटिस से ट्रीटमेंट दिया एंड इट डिड नॉट एस्केलेट टू स्टेज 3 स्टेज 4 ओवर लाइक अ लॉन्ग टाइम। तो आई हैव, मेरे पास पेशेंट्स है जो पिछले 2 साल से मेरे फॉलोअप में है, पिछले 1 साल से तो सेम प्रैक्टिस में फॉलोअप में है, जिन्हें बहुत इनिशियली मुझे दिखाया था, जिन्हें बहुत अच्छे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस किए हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट अभी वो मेडिकेशंस पे है ही नहीं, एंड दे आर परफेक्टली फाइन। नाइस। वेट लॉस एक ऐसी दवाई है जो पेशेंट समझ नहीं पाते, नीज के लिए इट इज अ बोन। आप जितना वेट लॉस करोगे आपके नी का प्रेशर हट जाएगा, आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जितना वेट लॉस करोगे, कई बार नी पेन इज नॉट अ नी पैथोलॉजी। मेरा मतलब ये है, हो सकता है आपकी डिसीज आपके कमर में है, राइट। कमर से जो पैरों में नस आ रही है वहां पे प्रॉब्लम इन्फ्लेमेशन है, और दर्द आपको घुटने में हो रहा है, ये बहुत कॉमनली होता है। कई लोग इसमें भी नी रिप्लेसमेंट करा लेते हैं। माय गॉड। प्रॉब्लम सेम रहती है क्योंकि योर डायग्नोसिस शुड बी परफेक्ट। आपका पेन कहाँ से आ रहा है, रेफर्ड है, रेडिकुलोपैथी है, इसीलिए एक प्रॉपर एग्जामिनेशन का पेशेंट का बहुत जरूरी होता है कोई भी सर्जिकल पर। राइट। एंड नी रिप्लेसमेंट इज नॉट द ओनली सर्जिकल ऑप्शन। नी रिप्लेसमेंट के पहले कई ऐसी छोटी सर्जरीज हैं जो हम आर्थराइटिस ग्रेड 3 ग्रेड 4 में पेशेंट को दे पाते हैं। राइट। सो नी रिप्लेसमेंट की जरूरत ना पड़े या वो 5, 6, 10 साल आगे चल जाए, जिसको जॉइंट प्रिजर्विंग सर्जरीज होती हैं। राइट। कई बार आपकी दोनों हड्डियों के बीच की गादी, जिसे हम मेनिस्कस बोलते हैं, वो टूटा हुआ रहता है, जिसको हम दूरबीन से 2 टाके आते हैं, 15-20 मिनट की सर्जरी होती है, पेशेंट इज कंप्लीटली फाइन। ऐसे हम नीज की एज या हम आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिले कर पाते हैं। राइट। नी रिप्लेसमेंट टोटल नी की जगह हम पार्शियल नी रिप्लेस करते हैं कि जितना पार्ट खराब है उतना ही रिप्लेस करते हैं। तो ये बहुत सी ऐसी सर्जरीज है नी रिप्लेसमेंट के पहले आप कर सकते हैं। राइट। सर, ये जो आपने गादी के बारे में बताया, 2 घुटनों के बीच की जो गादी है, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं अबाउट एन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दैट कैन रीजनरेट दैट एंटायर मेनिस्कस। उसमें आयुर्वेद में क्या होता है, परफेक्टली फाइन, मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा। जो आप गादी की बात कर रहे हैं वो मेनिस्कस है, और जो हम कार्टिलेज की बात करते हैं वो कैप है। तो अगर आपकी कैप इनिशियल स्टेजेस में है तो वो रीग्रो कर जाती है ग्रेड 1 में, लेकिन अगर वो ग्रेड 2 ग्रेड 3 में है तो वो रीग्रो नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होता। जहां पे भी ब्लड सप्लाई नहीं होता वो वापस से रीग्रो नहीं करता। आयुर्वेदिक मेडिकेशंस क्या करती हैं, बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम करती है। मैं मेरी प्रैक्टिस में कई आयुर्वेदिक मेडिकेशंस यूज करता हूँ लॉन्ग टर्म्स में। टर्मरिक, कर्क्यूमिन जो बोलते हैं, जो हम हल्दी बोलते हैं बेसिकली, वो हजारों सालों से अपन हल्दी का पानी, हल्दी का दूध बोलते हैं, वो बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आपको एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट ऑफ टर्मरिक चाहिए, जो आजकल कई कैप्सूल्स अमेज़न अच्छे ब्रांड्स दे रहे हैं, परफेक्टली फाइन, वेरी गुड एडवांटेजेस, वेरी गुड रिजल्ट्स, बट दोज आर नॉट नी स्पेसिफिक। वो आपकी बॉडी का ओवरऑल इन्फ्लेमेशन कम करेगा। एक फ्लावर आता है जिसे हम रोजहिप बोलते हैं, रोजहिप एक्सट्रैक्ट्स हम देते हैं आयुर्वेदिक मेडिकेशंस। इट इज अ टाइप ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकेशन। बॉसवेलिया करके एक फ्लावर आता है आयुर्वेद में, जिसका हम एक्सट्रैक्ट देते हैं। तो बीइंग एन एलोपैथिक डॉक्टर, आई बिलीव इन आयुर्वेदिक मेडिकेशंस, बट आपको पेशेंट को सच बताना है करेक्ट कि आप ये मेडिकेशन कब लेना है और आपके रिजल्ट्स कब तक अच्छे रहेंगे। करेक्ट। आप एक ग्रेड 4 आर्थराइटिस में आयुर्वेदिक मेडिकेशन दो और पेशेंट को बोलो आप ठीक हो जाओगे, इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। करेक्ट। उन चीजों में क्या होता है, वो जो आपको दवाइयां, खुली दवाइयां होती हैं, स्टेरॉइड्स होती हैं, जो आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर या जो भी दे रहा है खुली दवाइयां विदाउट द कंटेंट,
वो बेसिकली स्टेरॉइड मेडिकेशंस होती है जिससे पेशेंट को लगता है मैं मस्त हो गया हूँ. Right. Superman. सुपरमैन. Correct. सुपरमैन ड्रग. Yeah. Okay. And also I have seen again articles and videos of a lot of things which are of course allopathy भी नहीं है, Ayurved भी नहीं है. It's absolutely something else of the planet, new in the planet. Which talks about you do this and your knee will regenerate, you do this your cartilage will regenerate, you do this गादी will regenerate. ऐसे बहुत सारे gimmicks marketing के. Of course मैंने marketing gimmicks तो not just in regeneration, मैंने marketing gimmicks तो surgery, type of surgery, new procedures ये भी देखा हुआ है. What has been your kind of experience that people come to you and ask you कि सर ये कुछ करा दीजिए, वो कुछ करा दीजिए, या ये सुना वो सुना sort of a thing. मैं 4 लोगों की बात कर रहा हूँ ना. 4 लोग बहुत डेंजरस है हमारे प्रैक्टिस में. वो 4 लोगों से सुन के आते हैं कि आपका नी वापस से रीजनरेट हो जाता है. राइट. आपके नी का जो इन्फ्लेमेशन है अगर वो कम हो गया तो रीजनरेशन का मतलब ये नहीं होता कि नी वापस से आपका 20 साल वाला हो जाएगा. आपका कार्टिलेज रीग्रो नहीं होगा. आपके नीज में जितना इन्फ्लेमेशन है वो दवाइयों से कम हो सकता है, बट रीग्रो नहीं होता कार्टिलेज. कभी नहीं हो सकता, साइंटिफिकली नहीं हो सकता. अगर हो सकता है तो मैं सबसे पहला रहूंगा जो सीखूंगा कैसे हो सकता है. राइट. इन्फ्लेमेशन कम हो सकता है, रीजनरेशन ऑफ द लिगामेंट्स बढ़ सकता है, आपके लिगामेंट्स का जो हीलिंग है वो बढ़ सकता है. सो दैट्स लाइक अ सपोर्ट. दैट्स लाइक अ सपोर्ट. या. बट जो वो पेशेंट्स को बेवकूफ बनाते हैं कि कार्टिलेज रीग्रो कर देंगे हम, वो झूठ बोलते हैं. राइट. वो नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. एंड आजकल तो सर सर्जरीज भी नए सर्जरीज आ रहे हैं. People are saying I invented a new procedure, I did this, I did that. Lot of things are floating on the social media. इसके ऊपर आपका क्या टेक है? पिछले 50 साल से अभी तक नी रिप्लेसमेंट 2 ही टाइप के हो सकते हैं. या तो पार्शियल नी रिप्लेस होगा, मतलब आपके घुटने का आधा पार्ट, या टोटल नी रिप्लेस होगा. अब आप उसको कोई भी नाम दे लो. पार्शियल नी रिप्लेसमेंट आजकल बहुत चल रहा है, एमआरपी, meniscus replacement procedure. Yes. So meniscus replacement procedure is a proper terminology जिसमें हम गादी रिप्लेस करते हैं. आप हड्डियों को हाथ नहीं लगाते हैं. इट इज एन आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी जिसे एक स्पोर्ट सर्जन करता है. उसमें कहीं भी हड्डी या कार्टिलेज का कोई लेना देना नहीं होता. Okay. जो एमआरपी आजकल के मार्केटिंग गिमिक्स वाले कर रहे हैं वो पार्शियली रिप्लेस कर रहे हैं ये बोल के कि हम एमआरपी कर रहे हैं. Okay. It is just a new terminology. पेशेंट को डर रिप्लेसमेंट वर्ड से लगता है. आप रिप्लेसमेंट को रीसर्फेसिंग बोल दो, आप रिप्लेसमेंट को रीजेनरेशन बोल दो, मैं उसको कोई नया नाम दे दूंगा ना, पेशेंट को कोई लेना देना नहीं. राइट. रिप्लेसमेंट एक वो टर्म इतना डेंजरस हो गया पेशेंट के नजरों में कि सर्जन्स ने उसका नया मार्केटिंग टर्म निकाल लिया है कि भाई हम तो रीसर्फेसिंग करते हैं, हम तो माइक्रोप्लास्टी करते हैं, हम तो एमआरपी करते हैं, हम नी रिप्लेस नहीं करते. राइट. MRP is partial knee replacement with a mobile bearing component, Okay. but it is a knee replacement surgery. Right. आपकी MRP 10 से 15 साल से ज्यादा नहीं चलेगी क्योंकि आपका बाहर का घुटना भी घिसेगा. ये सर्जन आपको नहीं बताता. Right. Microplasty is the same thing. Knee resurfacing is knee replacement. Okay. Period. अगर कोई बोलता है कि knee resurfacing या knee replacement में वर्ड के अलावा कोई प्रॉब्लम है तो वो गलत है. राइट. आप उसको ये बोल सकते हो कि रिप्लेसमेंट इज अ मिसनॉमर, कि पहले से ही वर्ड गलत हुआ है क्योंकि नी रिप्लेसमेंट में हम पूरा नी नहीं बदलते. करेक्ट. नी रिप्लेसमेंट में सिर्फ जो जितनी हड्डी घिसी है आप उसका सरफेस घिस के एक कैप बैठा दे रहे हो, विच इज बेसिकली रीसर्फेसिंग. बट आपका सर्जरी कुछ नहीं बदल रहा है. राइट. आपकी अप्रोचेस बदल सकती है कि आप मसल काट रहे हो, मैं मसल नहीं काटता जिसे हम मसल स्पेयरिंग बोलते हैं. राइट. उसके बावजूद भी मैं बोलूंगा कि मैं एक मिनिमली इन्वेजिव नी रीसर्फेसिंग कर रहा हूं. राइट. तो मैं एक नी रिप्लेसमेंट ही कर रहा हूं. करेक्ट. पेशेंट को पता होना चाहिए कि वो क्या हो रहा है. करेक्ट. सो पीपल आर नॉट इन्वेंटिंग सर्जरीज, दे आर जस्ट रीनेमिंग. दे आर रीनेमिंग सर्जरीज. आपने एक अप्रोच बदल दी, या आपने एक रिट्रैक्टर नहीं लगाया, या आपने ब्लेड का कम वॉल्यूम यूज किया, या आपने 2 ml खून कम बहाया. सब कुछ सेम है. कोई फर्क नहीं है. पेशेंट्स अब पेशेंट्स की भी गलती नहीं है, उनको रिप्लेसमेंट वर्ड से डर लग रहा है, सो दे ऑप्ट फॉर एनीथिंग अदर देन रिप्लेसमेंट. राइट. राइट. मैं नी रीसर्फेसिंग बोल दूंगा, पेशेंट खुश हो जाता है. करेक्ट. कि रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है. रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है. करेक्ट.
आई थिंक दोनों तरफ है, कुछ पेशेंट्स को जो चलते आ रहा है वो करना बेटर लगता है, कुछ पेशेंट्स को लगता है क्योंकि नई चीज है, एम आई अ गिनी पिग, मुझ पे एक्सपेरिमेंट होने वाला है क्या। आई थिंक दोनों टाइप के पेशेंट्स दोनों टाइप आपको के पेशेंट्स होते हैं। आपके नीड आजकल प्रॉब्लम है कि सर्जन्स जो नई टेक्नोलॉजी प्रमोट हो रही है उससे ज्यादा मार्केटिंग गिमिक्स में जा रहे हैं। राइट आप पेशेंट्स को ये बताइए ना कि हम मसल नहीं काटेंगे राइट या मसल काटेंगे। आप पेशेंट्स को ये बताइए कि जो इम्प्लांट्स हम आप में लगाएंगे वो एफडी अप्रूव्ड है, इम्पोर्टेड है, उनकी लाइफ कितनी है, उसमें भी आप कोटिंग रहती है कि नहीं रहती है, जो आप अंदर का बेरिंग है मोबाइल बेरिंग है कि फिक्स बेरिंग है। आप इम्प्लांट्स की टेक्नोलॉजी बताइए, आपकी सर्जरी कन्वेंशनल है कि रोबोटिक है, आप पेशेंट्स को वो बताइए। नेविगेशन है कि नॉन नेविगेशन है। आपके स्टिचेस जो हैं, मैं कई बार देखता हूँ स्टिचलेस नी रिप्लेसमेंट, स्टिचेस नहीं लगे हैं पेशेंट को। वाओ पेशेंट खुश हो जाता है कि मेरे को स्टिचेस नहीं लगे। उसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो दो ये ऊपर की स्किन है जिसको हमने काटा है, या तो आप ऊपर से स्टेपल या सूचर्स लगा दो, या फिर आप अंदर ही अंदर उनमें डिसॉल्वेबल स्टिचेस लगा दो जो बाहर नहीं दिखते। बाहर नहीं दिखता, उसको सर्जन बोलते हैं स्टिचलेस है। बट कॉस्मेटिकली वो जो स्कार आता है वो तो आता ही होगा ना उसका। उसका भी आता है, नॉर्मल का भी आता है, रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं है। बट हमने स्टिचलेस, मिनिमली इन्वेजिव नी रीसर्फेसिंग या एमआरपी बोल दिया तो ये कोई नई चीज आई कोई है, नई चीज आई हम है, ये कर न्यू रहे हैं, टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी। राइट सो आप पेशेंट को सच बताओ, पेशेंट को पता होना चाहिए आपका क्या हो रहा है। राइट एमआरपी के बाद मैंने कई पेशेंट्स देखे हैं जो पेशेंट मेरे पास वो इंस्टा की रील लेकर आते हैं, सर मेरे को तो एमआरपी कराना है, ये मुझे पेशेंट लगता का है ठीक हो जितना गया था। एमआरपी का रील की एमआरपी क्या होता है, किसने इन्वेंट किया, क्या किया, उससे ज्यादा रील्स बाकी के सर्जन्स किए जिन्होंने क्लैरिफाई किया है कि एमआरपी इज अ मार्केटिंग गिमिक एंड It is इट्स a- फॉल्स। MRP is a proper authentic surgery in textbook which has been going on from the last 30 years. राइट जो आजकल एमआरपी कर रहा है वो एमआरपी नहीं, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कर रहा करेक्ट, विद अ न्यू नेम। है विद न्यू विद Right. यूजिंग। मतलब आपने, मैं खुद को सलमान खान बोल के प्रमोट करूं वो वाली चीज है। गॉट इट गॉट इट। एंड जैसे आपने अभी बताते बताते कहा कि आई थिंक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज इज वन पार्ट, वो चीरा इज वन पार्ट, एंड देयर आर सम आर्थ्रोस्कोपिक, जैसे आपने कहा दूरबीन लगा के सर्जरी करते हैं, तो वो सिर्फ नी के लिए होता है, शोल्डर के लिए होता है, कैन यू टेल अस मोर अबाउट व्हाट आर्थ्रोस्कोपी इज। सो आर्थ्रोस्कोपी इज बेसिकली, आर्थ्रो इज जॉइंट, स्कोपी मतलब आप जॉइंट के अंदर देख रहे हो। तो हमारे पास 3 mm के कैमराज होते हैं जिसमें हम आपके बॉडी के कोई भी जॉइंट्स में, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, हिप, नी, एंकल, सारे जॉइंट्स की आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं। उसमें बेसिकली क्या हो रहा है, हम एक पोर्ट से आपके घुटने के अंदर एक कैमरा डाला, हमने घुटने के अंदर हम पूरा लाइव देख रहे हैं कौन सा लिगामेंट कितना टूटा है, कहाँ पे कार्टिलेज कम है, कहाँ पे कार्टिलेज ज्यादा है, सूजन कितनी है, वहां पे कितना इन्फ्लेमेशन है। और दूसरे साइड से हमने एक और छोटा सा 5 mm का चीरा दिया और हमारा इंस्ट्रूमेंट डाल दिया, जहां से आपका लिगामेंट हमने रिपेयर कर दिया, अंदर ही अंदर सिल दिया, जो भी कार्टिलेज था उसको हमने माइक्रो फ्रैक्चर कर दिया। या फिर कार्टिलेज ट्रांसप्लांटेशन भी एक चीज होती है ओके जिसमें हम आप ही की हड्डी का कार्टिलेज जो कैप निकालते हैं और जहां पे कार्टिलेज नहीं है वहां पे लगा देते हैं, ओके वो भी हम आर्थ्रोस्कोपी से कर पाते हैं। सेम चीज शोल्डर्स में, आपका रोटेटर कफ जो खेलते हैं प्लेयर्स, कई बार रोटेटर कफ टूट जाता है, वो हम रिपेयर कर सकते हैं। जो बार बार शोल्डर डिसलोकेट होता है, मैंने अभी 6 महीने पहले एक महाराष्ट्र लेवल के वॉलीबॉल प्लेयर था जिसका 7 बार शोल्डर डिसलोकेट हुआ है। माय गॉड। द पेशेंट केम फ्रॉम मुंबई ऑल ओवर टू नागपुर फॉर एन आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ड रिपेयर। हमने 2 चीरे के साथ उसका बैंकार्ड जो कैप्सूल होता है वो रिपेयर किया, एंड विद इन 6 months पेशेंट इज बैक ऑन ट्रैक, खेल रहा है आज। सो दीज आर सर्जरीज जो बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग है। बेसिकली 2 टाके आते हैं, बट इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है फिजियोथेरेपी। आपका सर्जरी के बाद का रिहैब कितना स्ट्रांग है, राइट वो आपकी सर्जरी का सक्सेस डिसाइड करता है। राइट। एंड आई ऑल्सो रिसेंटली केम अक्रॉस कि स्पोर्ट्समैन के लिए देर आर स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स who work on joints and joint injuries and all of that, or Those are super specialist doctors. Yeah. I work on, so we call ourselves sports surgeons. right बेसिकली उसमें क्या होता है, जो भी स्पोर्ट्स लोग, अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा मानना है, आई मे बी रॉन्ग, sure a sports surgeon who doesn't play any sport himself himself Yeah. might not understand कि सामने वाले को क्या चाहिए। correct अगर आपके पास कोई ACL टेयर वाला
आ रहा है और आप उसको बोल दो कि यार ऑपरेशन की जरूरत नहीं है लेकिन आप खेलना बंद कर दो, आप ठीक हो जाओगे, दैट इज नॉट अ करेक्ट ट्रीटमेंट। करेक्ट करेक्ट वो जो स्पोर्ट्स पीपल में एक वो अंदर की चाह रहती है ना Yeah, कि मैं बहुत। खेलूंगा नहीं, जैसे मेरे में है, या तो मैं पेशेंट्स को कभी ये नहीं बोल सकता कि यार आपको खेलना बंद करना पड़ेगा। आपको पेशेंट को सही ट्रीटमेंट बता के एक टाइमलाइन देनी है कि 1 महीना रेस्ट, 1 महीना फिजियो, 1 महीना मसल ट्रेनिंग, 3 महीने बाद यू आर बैक टू स्पोर्ट्स। या पेशेंट्स वैसे ही मोटिवेट हो जाते हैं कि यार टाइम है बट आई कैन सी माई सेल्फ ऑन द field ग्राउंड again. अगेन। Yeah, I think that will be the biggest. That must be the biggest motivation for any sportsman, Any any sports, sport, yes, anything. definitely. कि when am I back on the field? Because can't stay away from the कांच field for पे a हाँ, long time. मतलब आप उसको बोल दो, इट्स लाइक आप सर्जन को बोल दो कि आप सर्जरी करना बंद कर दो, टेंशन Correct. खत्म हो जाएगा। Correct, correct. दैट इज नॉट अ That's सोल्यूशन। not a solution, true. And I have also read an article कि 9 months is like the most important period for a sportsman after a major injury to be back. So is Yeah. that true? बिकॉज जो भी हम लिगामेंट्स आपका रिकंस्ट्रक्ट करते हैं उसको पूरी तरह सॉलिडिफाई होने में 6 to 9 मंथ्स लगते हैं। Okay. तो अगर आप पूरी तरीके से एक्टिव स्पोर्ट्स में उसके पहले जाएंगे तो जो भी हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है उसका वापस से टूटने का चांस रहेगा। Okay. सो 9 मंथ्स नहीं, 6 से To 9 9 months. Okay. Depending on the patient. डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, बट वो 6 मंथ्स तक आपको प्लास्टर या बिस्तर पे नहीं रहना है। Right. यू आर बैक ऑन ट्रैक फ्रॉम डे 1। आज आपकी सर्जरी हुई, कल से आपको चलना है। अब वो कैसे चलना है, कितना वेट देना है, कितना मूवमेंट लाना है, वो हम आपको धीरे धीरे बताते हैं। Correct. And जो उसका पूरा रिहैब का पीरियड होता है, is the patient supposed to be in touch with you for all that entire? यस, सो वी डिवाइड दैट पीरियड इनटू 4 कैटेगरीज। जो ग्रेड 1 जो इनिशियल पीरियड होता है उसमें हम सिर्फ सर्जरी के बाद का जो इन्फ्लेमेशन है वो कम करने पे देखते हैं, पेन कम करने पे देखते हैं। एक बार योर स्टिचेस आर आउट इन द नेक्स्ट 15 डेज तो 2 वीक्स टू 6 वीक्स सेकेंड स्टेज होता है, Right. जहां पे हम मोबिलिटी पे ध्यान देते हैं कि आपका जॉइंट का पूरा रेंज ऑफ मोशन अच्छे से आना चाहिए, पेन फ्री। एक बार 6 वीक्स में वो आ गया तो 6 to 10 वीक्स हम मसल स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देते हैं कि जो जॉइंट के आसपास की मसल है जो आपने लूज की है इन द लास्ट 2 मंथ्स, वो आप वापस से मसल गेन करिए। और Right. उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लाइट स्पोर्ट्स, नॉर्मल स्पोर्ट्स, एंड देन 6 to 8 मंथ्स बैक Hardcore. ऑन हार्डकोर। Back to your original form. 100% बैक, मतलब you're back to normal। राइट सर, अगर किसी को ऑलरेडी बात चल रही है नी रिप्लेसमेंट की, हिप रिप्लेसमेंट की या जॉइंट सर्जरीज की, एंड दे वांट टू रीच आउट टू यू फॉर टेकिंग योर ओपिनियन ऑन हाउ टू अवॉइड सर्जरी, हाउ कैन दे रीच आउट टू यू? They can either come down to Nagpur to consult me personally, or through my website we have an option of teleconsultation। आप वहाँ पे टेलीकंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जहाँ पे आप आपके रिपोर्ट्स मेरे से शेयर करेंगे और हम आपको ऑप्शंस उस अवेलेबल टाइम में देंगे कि आपको सर्जरी एकदम अर्जेंट है कि आप ये बाकी के प्रोसेस से थोड़ा डिले कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते अवॉइड कर सकते हैं? राइट। एंड क्या क्या रिपोर्ट्स एसेंशियल है आप तक पहुंचाना, इफ आई हैव टू टेक योर ओपिनियन ऑन दिस? हैं। मोस्ट इज एक्सरे, और आपको पर्सनली मुझसे बात करना है। मुझे समझना पड़ेगा कि आपका पेन कैसे स्टार्ट हुआ था, आपका बॉडी वेट क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप कितना बाहर चलने जाते हैं, पेन क्या एक्टिविटीज में होता है, तब मैं आपको एक पर्सनलाइज्ड एडवाइस दे पाऊंगा कि कैसे आपको अदर मोडालिटीज ऑफ अदर देन सर्जरी कब तक चल पाएगी। राइट आई वांट टू से हियर आई एम नॉट अ मैजिशियन। राइट अगर आपकी आर्थराइटिस ग्रेड 4 में है और पेन बहुत ज्यादा है तो आप जब भी मुझसे बात करेंगे हो सकता है मैं भी आपको रिप्लेसमेंट ही बोलूं। करेक्ट, बट मे बी यू कैन गिव an option of what knee replacement to go for, what knee replacement what's to go the for, ideal yes, methodology and all of या आपको अगर कोई एमआरपी या कुछ और बोल रहा है तो वो क्या करना चाह रहा है बेसिकली। करेक्ट करेक्ट, वेरी ट्रू। एंड ये जो नागपुर से बाहर, मतलब सेंट्रल इंडिया, यू नो मध्य प्रदेश, ये जो लोग नागपुर में आते हैं, दे हैव अ कॉमन यू नो दिस डाउट एंड डिलेमा कि बहुत घाई में सब कुछ करना पड़ेगा, डॉक्टर टाइम नहीं देंगे, हाउ डू आई गेट टू द राइट पर्सन, हाउ डू आई गेट टू द राइट ट्रीटमेंट। ये बहुत सारे सवाल मैंने कॉमनली लोगों में ऑब्जर्व किए हुए हैं। इसका सबसे बड़ा फैक्टर है मेडिकल एजेंट्स। राइट, आजकल ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है इन सेंट्रल इंडिया वगैरह है वो कि ऑटो वाले या आपके गांव वाले या ये सब एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास पेशेंट्स को भेजना शुरू कर देते हैं, करेक्ट, और वहां से कमीशन लेना शुरू कर देते हैं। तो पेशेंट को गाइड करने वाला कोई नहीं होता। कई बार मैंने पेशेंट से ये सुना है कि बाहर की एमआरआई रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट डॉक्टर्स एक्सेप्ट नहीं करते, जो मेरे मानने, आई डोंट थिंक कोई डॉक्टर मना कर सकता है। एक्सरे तो सेम ही होगा ना, आपने यहाँ करवाया या वहां करवाया। करेक्ट, तो एटलीस्ट विथ मी
कहीं की भी MRI, कहीं की भी एक्सरे, कहीं की भी रिपोर्ट्स, अनलेस एंड अनटिल यू कम विद एन ओपन माइंड राइट कि ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हम इनको दिखा सकते हैं। राइट जो 4 लोगों की बात आप मेरे पास सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम मैंने देखी है मेरी प्रैक्टिस में, पेशेंट को अगर आप कोई भी सर्जिकल ऑप्शन दो, मैं पेशेंट्स को कई बार बोलता हूँ कि आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, हम एक आर्थ्रोस्कोपिक मेनिस्कस रिपेयर से विद प्रॉपर फिजियोथेरेपी आपको ट्रीट कर सकते हैं। वो स्टेज पे पेशेंट सर्जरी के लिए रेडी नहीं होता, वो बोलता है सर्जरी नहीं करानी, आप तो दवाइयां दो। तो उस स्टेज पे जब मैं एक बहुत छोटी सर्जरी से आपको ठीक कर सकता था, जस्ट बिकॉज आपने वो ऑप्ट नहीं किया, 2 साल बाद आपको नी रिप्लेसमेंट ही लगेगा पूरा। राइट So that is one of the biggest, I think, because मैंने खुद नागपुर में एक्सपीरियंस किया है. People come in volumes. People come in And, volumes. भेड़ बकरियों जैसा ट्रीटमेंट मैंने देखा हुआ है। है in terms of replacements, in terms of X-rays, in terms of MRIs. Everywhere there's rush. I understand. पेशेंट्स को भी ये डर लगता है ना कि हम इतने दूर जाएंगे, इतना खर्चा करेंगे, हमने नी पेन बोला और सामने वाला रिप्लेसमेंट के लिए बोल देगा, तो वी आर स्टक, बीच का तो कुछ मिला ही नहीं हमको। करेक्ट इतना दूर जाने का So कोई now फायदा they नहीं have a है। new outlook to come and take Meet me, understand your problem, understand the options available in your problem, right. and then Right. take an informed decision. Correct. So now they have a scope of getting the right information, the right treatment. And I think ये भी होता होगा कि इतना सारा टाइम एक पेशेंट को दिया नहीं जाता है. And then वो जैसे आपने कहा कि I asked them a lot of questions, हिस्ट्री क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, दिस एंड दैट. मुझे लगता है शायद इतना टेलर मेड, इतना कस्टमाइज्ड कन्वर्सेशंस ही नहीं होता होगा. वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता पेशेंट टू पेशेंट. करेक्ट हर पेशेंट का आर्थराइटिस सेम नहीं होता. राइट. सो मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ, आई डोंट ट्रीट द एक्सरेज, आई ट्रीट द पेशेंट. राइट. अगर आपके एक्सरे में ग्रेड 4 दिख रहा है, ग्रेड 3 दिख रहा है मेरे को, और अगर मेरी दवाइयों से आपको फर्क पड़ रहा है, आई वुड नॉट एडवाइस अ रिप्लेसमेंट. राइट. अगर आपको ग्रेड 2 है और दवाइयों से, इंजेक्टेबल्स, कंजर्वेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आई वुड एडवाइज अ सर्जरी. राइट. तो मेरे को एक्सरे से लेना देना नहीं है. मेरे को आप 1 महीना जब आप कंजर्वेटिव ट्राई कर लेंगे, फिर जब आप फॉलोअप में आएंगे और मुझे बताएंगे कि क्या स्कोप है इंप्रूवमेंट का, राइट. उससे आपका नेक्स्ट स्टेप डिसाइड होगा बेसिकली. राइट. सर थैंक यू वेरी मच. आई थिंक बहुत सारे सवाल जो मैं स्टडी करके लाया था, बहुत सारे सवाल जो मैंने कॉमन लोगों से सुने थे, आई थिंक आई कुड आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. आई थिंक पीपल मस्ट हैव गॉट अ लॉट ऑफ आंसर्स, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट इट इज, हाउ इट इज, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. आई थिंक लॉट ऑफ क्लैरिटी इज देयर. सेंट्रल इंडिया और नागपुर और मुंबई और पुणे के लोगों के लिए आई थिंक अ न्यू ऑप्शन इज अवेलेबल. डॉक्टर मुकुंद अग्रवाल इज अवेलेबल फॉर कंसल्टेशंस ओवर टेली कंसल्टेशन एज वेल एज फिजिकल 1-to-1 मीटिंग्स. वो नागपुर में प्रैक्टिस करते हैं. उनका डिटेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा. एंड वॉट एवर इट इज, आपके अगर दिमाग में नी रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट है, जॉइंट पेन है, स्पोर्ट्स सर्जरीज है, डू गेट इन टच एंड गेट योर क्वेरीज आंसर्ड. Thank you very much, sir. Hope to see you again soon. Thank you.